स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में। आज हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम एकदम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। इतना इन डेप्थ में कि मेंस आपका फुल्ली कवर हो जाएगा। रही बात प्रीलिम्स की, तो उसके लिए देखिए कई स्ट्रेटजी होता है। सबसे पहले अगर आपका मेंस तैयार हो जाता है तो फिर प्रीलिम्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं। अगर आप मेंस पूरा पढ़ लेते हैं तो 80% आपका प्रीलिम्स जो है तैयार हो जाता है। रही बात बचे 20% की, तो वो क्या होता है कि बेयर एक्ट में वो सारे सेक्शन जो आपको मेंस के लिए नहीं पढ़ने होते हैं, वो आपके लिए इस 20% में आपको पढ़ना होता है। जैसे अगर हम अभी BNSS के मेंस पर्सपेक्टिव से हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम बेयर एक्ट के सारे सेक्शंस को कवर नहीं करते हैं। सिर्फ वो सेक्शन जो कि एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट होते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में वो सब परीक्षा मंथन की कोचिंग सेंटर में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जहाँ से हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, हम उन सारी चीज़ों को आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो जब ये लेक्चर सीरीज समाप्त होगा BNSS का या फिर BNS का या फिर BSA का, जो हम इस चैनल पे चला रहे हैं, तो लेक्चर ख़त्म होने के लास्ट के भी 5-10 लेक्चर हम देंगे, जिसमें जो 20% लास्ट में बचेंगे बेयर एक्ट, जो आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से जानना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसी को देख लेते हैं। इस पहले सीरीज में सबसे पहले हम देखें कि ऑब्जेक्ट ऑफ BNSS। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया क्यों गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीजर, ये BNSS एक तरह का क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो कि पहले हम इसको CRPC देखते थे, अभी हम इसको BNSS के तौर पे पढ़ते हैं। ये क्या करता है, क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स कैसे कराना है उसका एक मैकेनिज्म है। इट इज मेंट टू बी कम्प्लीमेंट्री टू द क्रिमिनल लॉ। द सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ डिफाइन ऑफेंसेस and prescribe punishment for it, and the criminal procedure provide a mechanism by which offender is brought to justice। देखिए बेसिकली ये बात ये कर रहा है कि एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, और एक होता है प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। ओके, दो लॉ होते हैं। BNSS प्रोसीजरल लॉ है और BNS जो है ये आपका सब्सटेंटिव लॉ है। मोटा मोटी हम समझ के चलते हैं। पॉक्सो हो गया, आर्म्स एक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब जो होते हैं आपके सब्सटेंटिव लॉ होते हैं। प्रोसीजरल में BNSS तो साफ तौर पे ये आपका ये कहता है कि सब्सटेंटिव लॉ जो होता है वो डिफाइन करता है कि ऑफेंस क्या है और उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट क्या है। जैसे अगर हम सब्सटेंटिव लॉ में BNS की बात करें, तो BNS बात करता है कि किस अपराध के लिए क्या सज़ा है। ठीक, किस अपराध के लिए क्या सज़ा है। वहीं BNSS बात करता है कि ये जो अपराध हमने ऊपर पढ़े कि अगर आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो 14 साल का, 20 साल का या उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा है। BNSS में पढ़ेंगे कि आप इसको कैसे पाएंगे, प्रोसीजर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया, मर्डर, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस मर्डर करता है, तो उसमें आपको फांसी की सज़ा कैसे मिलेगी, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी का प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजर बताता है BNSS। आप समझिएगा इसको भी। आप देखिए यहीं लिखा है वहीं पे कि सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ ऑफेंस और पनिशमेंट बताता है, वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर जो होते हैं वो मैकेनिज़्म बताते हैं कि जो पनिशमेंट है उसको हम कैसे पाएंगे, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। ठीक, लास्ट लाइन देखते हैं। इट लेज डाउन प्रोसीजरल रूल एंड लॉ रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, सर्च, सीजर, कॉग्निजेंस, जुरिस्डिक्शन, ट्रायल, बेल एंड अपील। मोटा मोटी BNSS की हम बात करें तो वो इन सारे सेगमेंट में डिवाइड है कि ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात करता है, अरेस्ट से, सीजर से, कॉग्निजेंस, ज्यूरिसडिक्शन, ट्रायल, बेल, अपील से रिलेटेड बात करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में BNSS के रिगार्डिंग, मतलब CRPC या फिर BNSS के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें कही। सबसे पहला अगर हम केस देखें तो सबसे पहले केस पे हम चलते हैं। शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कौन सा केस? शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी। आप केस याद करते चलिएगा।
शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी का केस है ये। अभी आपको चीज़ें थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी एकदम प्रिलिमिनरी हम चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं। शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि BNSS आर टू बी इंटरप्रेटेड। ये जिस टाइम का केस है उस टाइम पे CRPC था, तो बेसिकली कोर्ट ने यही कहा था कि CRPC आर टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट प्रोसीजरल लॉ आर मेंट फॉर डूइंग सब्सटेंशियल जस्टिस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का क्लियर मतलब ये था कि BNSS का आप इंटरप्रिटेशन या फिर CRPC का इंटरप्रिटेशन आप सिर्फ उसी वे में करोगे, उसका कंस्ट्रक्शन आप उसी वे में करोगे जैसे जो सब्सटेंशियल जस्टिस है, यानी कि जो हमने BNS में यानी कि IPC में जो हमने पढ़ा कि मर्डर से रिलेटेड ये पनिशमेंट है, उसको पाने के लिए जिस प्रकार का इंटरप्रिटेशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम सिर्फ उसी के रिगार्डिंग हम इंटरप्रेट करेंगे BNSS या फिर CRPC को। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन या बहुत ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। ये आगे अभी हम देखेंगे। आगे देखिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज कंपेडियम ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। द BNSS of 2023 aim to modernize India's criminal justice system by replacing the CRPC। ये वही सारी चीज़ें कि BNSS को हमने ला के जो मॉडर्न डिफ़िकल्टीज़ थी, जो मॉडर्न प्रॉब्लम अब आ गई थी, जो कि CRPC नहीं रिजॉल्व कर पा रहा था, उसके लिए हमने BNSS बनाए। द BNSS ऑब्जेक्टिव इंक्लूड स्पीडी जस्टिस। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, तो आप उसको इसके रिगार्डिंग यहाँ कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप इसको यहाँ थोड़ा लिख के इसको याद करिएगा, पूछता है कभी कभी कि मेन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या होगा, स्पीडी जस्टिस। स्पीडी जस्टिस पहला हो गया, स्पीडी जस्टिस। दूसरा आप देखिए ट्रांसपेरेंसी। ये सारी चीज़ें PDF में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप कहिएगा मैं उसके रिगार्डिंग PDF अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी इन इन्वेस्टिगेशन। अकाउंटेबिलिटी इन इन्वेस्टिगेशन, बस अकाउंटेबिलिटी से आप समझ जाइएगा। चौथा मेन ऑब्जेक्टिव है कि विक्टिम सेंट्रिक क्रिमिनल जस्टिस है। ये विक्टिम सेंट्रिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। बैलेंसिंग लॉ इन्फोर्समेंट एफिशिएंसी एंड इंडिविजुअल राइट्स। बैलेंस करना इंडिविजुअल राइट्स को, बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स। ये मोटा मोटी 5 जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको याद रखने हैं, जो ऑलरेडी यहाँ देखें नोट्स में भी प्रोवाइडेड है कि BNSS ऑब्जेक्टिव इंक्लूड स्पीसी जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, विक्टिम सेंट्रिक क्रिमिनल जस्टिस, बैलेंस करना इंडिविजुअल राइट्स को। अब आगे हम देखेंगे कि BNSS जो है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो रूल ऑफ प्रोसीजर और नॉट द एंड बट द मीन्स टू अचीव द एंड ऑफ जस्टिस। क्लियर कट अगर हम बात करें तो BNSS अपने आप में एक एंड नहीं है, अंत नहीं है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। BNSS एक मीडियम है, एक मीन्स है कि हम उस जस्टिस के एंड को अचीव कर सकें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा भी है, संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कोच, ये 1955 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल ऑफ प्रोसीजर आर डिजाइन टू फैसिलिटेट जस्टिस एंड फर्दर इट्स एंड, देयरफॉर टू टेक्निकल इंटरप्रिटेशन शुड बी अवॉइडेड। प्रोसीजरल लॉ शुड बी कंस्ट्रूड लिबरली सो एज टू मेक सब्सटेंटिव लॉ यूजफुल एंड वर्केबल। साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी जज साहब अगर कोई केस सुन रहे हैं, कोई भी जज साहब प्रोसीजर फॉलो करेंगे, CRPC के ही थ्रू प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अब मान लीजिए BNSS के थ्रू। तो कोर्ट ने इस संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल कोर्ट में साफ तौर पे कहा था कि जब हम कभी भी इंटरप्रेट करेंगे BNSS को, इंटरप्रेट करेंगे BNSS को या CRPC को उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, टू टेक्निकल नहीं करना है।
टू टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, हमको लिबरल इंटरप्रिटेशन करना है। लिबरल इंटरप्रिटेशन करना है जिसके तहत जो सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि जो बीएनएस है, उसको हम यूज़फुल और वर्केबल बना सकें। मान लीजिए बीएनएस में लिखा है कि मर्डर से रिलेटेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी की सज़ा है। अब हम किसी भी प्रोसीजरल लॉ को इतना स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट कर दिए कि कोई भी व्यक्ति जो मर्डर कर रहा है उसको डेथ पेनल्टी मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ प्रोसीजरल लॉ को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की वजह से। इसीलिए इस संग्राम सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पे कहना पड़ा कि कभी भी हम किसी प्रोसीजरल लॉ को इतना मतलब टेक्निकल या इतना स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट नहीं कर देंगे कि हमारे जो सब्सटेंटिव लॉ का मेन क्रक्स है वही हट जाए। कोई व्यक्ति मर्डर करके भी आए फिर भी वो छूट जाए, क्योंकि सिर्फ इंटरप्रिटेशन इतना स्ट्रिक्ट हो गया। अब आगे देखिए कि अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे कि कमेंसमेंट, एक्सटेंड एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ संहिता, यानी कि इसका कमेंसमेंट क्या है, एक्सटेंड क्या है और अप्लीकेबिलिटी क्या है इस बीएनएसएस की। इसको देखने के लिए सबसे पहले ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ जो आपको याद करनी है कि द संहिता गॉट द प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 25 दिसंबर 2023 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से इनको असेंट मिल गया और 1 जुलाई 2024 से ये पूरी तरह से इन्फोर्स हो गया, आपका ये बीएनएसएस लागू हो गया। अब इसमें कुछ सेक्शंस हम समझते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 1 को समझेंगे कि सेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस बात करता है कि द संहिता अदर देन दोज कंटेन्ड इन चैप्टर 9, 11, 12 शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया। देखिए थोड़ा बेयर के लैंग्वेज टेक्निकल होते हैं, नोट्स के भी टेक्निकल होते हैं, हम ऐसे समझ लेते हैं। सेक्शन 1 बात क्या करता है आप यहाँ समझिएगा। सेक्शन 1 साफ तौर पर बात ये करता है कि जो बीएनएसएस अभी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा या हो गया, उसके जो चैप्टर हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, ये 3 चैप्टर जो है नागालैंड में एंड ट्राइबल एरिया। अब ट्राइबल एरिया क्या है ये मैं अभी आपको आगे इसी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ठीक। बीएनएसएस के चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 जो है नागालैंड और ट्राइबल एरिया में अप्लाई होंगे। बाकी इन तीनों के अलावा जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, इन तीनों के अलावा जो भी चैप्टर्स एंड प्रोविज़न है बीएनएसएस के, वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ याद रखिएगा चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, ये 3 चैप्टर बीएनएसएस के सिर्फ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में अप्लाई होंगे। अदर देन दीज चैप्टर्स all the provisions and chapter of BNSS shall not be applied to the Nagaland and tribal area। सब्जेक्ट टू कंडीशन है ये, क्या सब्जेक्ट टू कंडीशन है हम ये भी देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 1 साफ तौर पे बात कर देता है कि प्रोविजन ऑफ संहिता अदर देन दोज कंटेन इन चैप्टर 9, 11 एंड 12 शैल नॉट अप्लाई टू नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। उसके नीचे लिखा है कि द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन empowered to apply any or all of the provisions of the BNSS to any part of the state or such tribal area। मतलब कि अगर नागालैंड या ट्राइबल एरिया की स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो वो बीएनएसएस के सभी प्रोविजंस को या कुछ एक स्पेसिफिक प्रोविजंस को अपने किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे या पूरे नागालैंड या ट्राइबल एरिया पे अप्लाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के उससे। आगे अब हम देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन, अगर हम देखते हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वो बात करता है कि ट्राइबल एरिया क्या होता है। वो समझने के लिए हम सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 को देखना पड़ेगा। ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21 जनवरी 1972 was included in the tribal area of Assam as referred to in para 20 of 6th schedule of constitution other than those within the local limits of municipalities of Shillong। देखिए ये सिर्फ घुमाने के लिए ऐसी सारी टेक्निकल चीज़ें लिखी जाती हैं। हमने पढ़ा कि बीएनएसएस के चैप्टर 9, चैप्टर 11 और 12 जो है सिर्फ लागू होंगे नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे, बाकी जो भी चैप्टर्स ऑफ प्रोविज़न है वो नहीं लागू होगा। अब देखिए वो 2 चीज़ें समझना है। नागालैंड क्या है सबको पता है, नागालैंड की एक स्टेट है अपना पूरा, उसकी बाउंड्री फिक्स्ड है तो हम जानते हैं नागालैंड क्या है। लेकिन अगर हम ट्राइबल एरिया की बात करते हैं तो ट्राइबल एरिया हम जानते नहीं,
फिक्स ट्राइबल एरिया करके कोई एक स्पेसिफिक टेरिटरी तो है नहीं। तो इसके लिए सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में हम देखें, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ट्राइबल एरिया क्या है। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 से पहले, इमिडिएटली बिफोर वो, असम के अंदर जिस एरिया को हमने ट्राइबल एरिया फिक्स किया था, असम के अंदर 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले हमने जिस एरिया को ट्राइबल एरिया फिक्स किया था, स्पेसिफाई किया था, उसको हम ट्राइबल एरिया मानेंगे सब सेक्शन 1 के लिए। अब ये कौन से एरिया को हमने ट्राइबल एरिया फिक्स किया था, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के पैरा 20 में लिखा है, वो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना आप जानिए। जो सब सेक्शन मतलब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में एक और लाइन लिखा हुआ है कि अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ शिलोंग, मतलब कि शिलोंग का जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसको हटा के, उसको हमको मतलब ये लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उन्होंने बैरक्ट में लिखा है टेक्निकलिटी बढ़ाने के लिए। हमें सिर्फ ये मान के चलना है कि ट्राइबल एरिया में जो हमें जानना है वो सिर्फ यही है, 21 जनवरी 1972 से पहले असम के अंदर जिस हमने एरिया को ट्राइबल एरिया फिक्स या स्पेसिफाई किया था, जो कि ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल के पैरा 20 में मेंशन कर दिया, वही है ट्राइबल एरिया। और नागालैंड हम जानते ही हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं। अगला केस अगर हम देखें, इसमें कुछ केसेस हम देखते हैं जिसपे समझ में आएगा। सबसे पहला, ये 3 केसों को मिला के सेम जजमेंट है कि मऊ वर्सेस सुप्रिटेंडेंट स्पेशल जेल नावगांव असम 1971 का केस है। सप्तवाना वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1972 का केस है। नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि CRPC एट प्रेजेंट BNSS आर नॉट अप्लीकेबल इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। It only means that the rule of CRPC BNSS would not apply, but the authorities would be governed by the substance of this rule। अब देखिए, ये भी हमको जानना जरूरी है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट ऑफ नागालैंड या फिर अदर ट्राइबल एरिया जो कि असम में है, वहाँ पे BNSS नहीं लागू होगा, तो BNSS के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं अथॉरिटीज़ को लेके, जैसे मान लीजिए पुलिस फंक्शन, यूपी में पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को लें, पुलिस फंक्शन कैसे करती है अकॉर्डिंग टू द BNSS या अकॉर्डिंग टू द CRPC। तो हम अगर नागालैंड की पुलिस की बात करें तो नागालैंड की पुलिस कैसे फंक्शन करेगी, क्योंकि वहाँ पे तो BNSS अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इवन तो स्टेट ऑफ नागालैंड में BNSS नहीं अप्लाई होगा, पर वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो गवर्न इन्हीं प्रोसीजरल लॉ के सब्सटेंस के थ्रू करेंगे। यानी कि आपको जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के तहत वहाँ की अथॉरिटी काम कर रही है। हाँ, स्पेसिफिक वो जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होंगे, बाकी जो सब्सटेंस है उस प्रोविज़न का उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की अथॉरिटीज़ काम करेंगी। चलिए, अब ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोग। अब हम चलते हैं यहाँ अप्लीकेबिलिटी ऑफ BNSS। इसमें हम 2 सेक्शंस पे स्पेसिफिक ध्यान देंगे। अभी हमने सेक्शन 1 पढ़ा, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 2 डिफिनीशन बहुत बड़ा चैप्टर है, मे बी इट विल टेक 2 to 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट। और फिर सेक्शन 3 जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की बात करता है, वो भी हम उसी के साथ डील करेंगे। अभी हम सेक्शन 4 और 5 पे डील करते हैं। सेक्शन 4 बेसिकली क्या बात करता है? सेक्शन 4 ऑफ द संहिता जनरली BNSS is applicable in respect of investigation, inquiry, trial of offences punishable under the BNS। देखिए, सेक्शन 4 ये कहता है कि जो BNSS है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, ये अप्लीकेबल होता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर BNS। यानी कि भारतीय न्याय संहिता, यानी कि पुरानी IPC में जो ऑफेंस लिखे गए हैं, उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के रिगार्डिंग BNSS बात करता है। ये सेक्शन 4 लिख रहा है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम BNS एक सब्सटेंटिव लॉ है और उसी के प्रोसीजर की बात करता है BNSS, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर यही सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 फर्दर बात करता है
कि ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इन द संहिता। अब देखिए ये क्या कहता है कि सेक्शन 4 ने कहा साफ तौर पे कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में जो ऑफेंस लिखे गए हैं उसके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड बात करेगा बीएनएसएस। इसी का सब सेक्शन 2 कहता है कि नहीं, मतलब उसके तो बात करेगा ही, अगर और कोई भी सब्सटेंटिव लॉ है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायर और ट्रायल कैसे होगा उसका भी प्रोसीजर बीएनएसएस ही तय करेगा। जैसे पॉक्सो की हम बात कर लें, पॉक्सो के अंदर कोई भी ऑफेंस है तो उस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, उसका ट्रायल कैसे होगा, उसमें इंक्वायरी कैसे होगी, उसकी भी बात कौन करेगा, बीएनएसएस। अब इसमें भी एक कंडीशन है, बट इफ देयर इज एनी इनेक्टमेंट विच रेगुलेट द मैनर, प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस, द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन दैट इनेक्टमेंट विल बी फॉलोड। अब देखिए हमने कहा कि बीएनएस या फिर आईपीसी में जो ऑफेंसेस लिखे गए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इंक्वायरी कैसे होगा, ट्रायल कैसे होगा, ये कौन बात करेगा, बीएनएसएस। उसके अलावा अगर और भी कोई लॉ है जिसमें किसी ऑफेंस की बात की गई है उसका भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल कौन कब कहाँ से मैनेज होगा, वो भी बीएनएसएस से मैनेज होगा। लेकिन अगर हम अदर देन बीएनएस की बात करें, जैसे हमने पॉक्सो की बात की, अदर देन बीएनएस से रिलेटेड अगर कोई भी अदर लॉ है जिसमें ऑफेंस की बात की गई है उसका इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल बीएनएसएस के थ्रू तो होगा, लेकिन अगर उस लॉ में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया हुआ है अलग से तो फिर बीएनएसएस न लागू होके वही प्रोविजंस लागू होंगे जो ऑलरेडी उसमें मेंशन है। यानी कि हम अगर बात कर लें तो स्पेशल लॉ की बात कर रहे हैं, स्पेशल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। जैसे पॉक्सो ही ले लें, पॉक्सो में मान लीजिए अलग से सेपरेट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी 12 साल से कम उम्र लड़की के साथ रेप करता है तो उसका प्रोसीजर हम बीएनएसएस के थ्रू ना डील करके जो पॉक्सो में लिखा हुआ है हम वही डील करेंगे। अगर इन केस पॉक्सो में प्रोसीजर अलग से नहीं लिखा है तब हम बीएनएसएस को अप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखिए सेक्शन 5 क्या बात करता है, उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। सेक्शन 5 कहता है कि इन absence ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द संहिता, द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल, लोकल या स्पेशल जुरिडिक्शन और पावर कन्फर्ड और स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर शैल नॉट बी इफेक्टेड। क्लियर, सेक्शन 5 भी सिर्फ वही कहता है कि अगर हमारे अलग से जो स्पेशल लॉ है उसमें कोई भी प्रोसीजर दिया है तो वो अप्लाई होगा, नहीं दिया है तब फिर बीएनएसएस का प्रोसीजर अप्लाई होगा। ओके, अब देखिए लास्ट में लिखा है कि द कंजॉइंट रीडिंग ऑफ बोथ सेक्शन क्लियरली प्रोवाइड दैट फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन बीएनएसएस शैल बी एप्लीकेबल। यानी कि भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो उसमें हम बीएनएसएस का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, बट इफ़ देयर इज़ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, स्पेशल प्रोसीजर और पावर कन्फर्म्ड बाई एनी अदर लॉ, देन सच लॉ एंड प्रोसीजर शैल बी एप्लीकेबल। और अगर कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, उसमें अलग से प्रोसीजर दिया हुआ है तो हम वो अलग से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इतनी चीज़ आपको मोटा मोटी प्रिलिमिनरी चैप्टर में समझनी है। इससे रिलेटेड 2 और केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जो लिखा हुआ है वो बात किया था, उसका नाम याद कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। पहला केस है आपका कौशिक चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2020 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हेल्ड दैट इन द केस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर स्पेशल लॉ, ऑफेंस शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द स्पेशल लॉ। If a special law is silent about the court in which it can be tried, then such offence can be tried either by the High Court or any other court as given in the first schedule of BNSS और CRPC। सेम वही है कि अगर हम किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को डील कर रहे हैं तो जो उसमें प्रोसीजर दिया गया है उसी के अनुसार डील होगा। अगर उसमें कोई प्रोसीजर नहीं दिया है तब फिर हम CRPC या BNSS की तरफ देखेंगे। ये कौशिक चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बोला गया था। सेम इसी पैटर्न पे चलें तो 1996 में एक और केस आया था CBI वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि फॉरेंसिक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 क्या है कि स्पेशल लॉ है, तो अगर उसके अंदर फॉरेंसिक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कैसे होगा, तो उसमें हम BNSS या CRPC न देख के हम उसका सेपरेट जो प्रोसीजर जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में दिया है हम उसको अप्लाई करेंगे, हम BNSS ना अप्लाई करके। तो आप इन सिर्फ 2 केस का नाम याद कर लीजिएगा, मेंस में अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो लिखना पड़ेगा।
तो दो केस कौन सा था, पहला कौशिक चटर्जी वर्सेस हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस हो गया। अगला हम देखें तो सीबीआई वर्सेस राजस्थान का केस है। इन दोनों केसेस में सेम जजमेंट हेल्ड हुआ था कि अगर स्पेशल लोकल लॉ है तो वो प्रिवेल करेगा, उसका प्रोसीजर प्रिवेल करेगा, सीआरपीसी बीएनएसएस का नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके साथ ये पहले लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हमने नहीं डिस्कस किया, सिर्फ प्रिलिमिनरी में 1-2 पेज का पीडीएफ हमने रेडी किया था, हमने वो डिस्कस किया। बेसिकली बात यह है दोस्तों कि अब हम आगे से जो लेक्चर लेंगे वो एकदम डेप्थ चलेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग था कि बीएनएसएस सीआरपीसी क्या है, बीएनएसएस का मेन काम क्या है, बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, और रहा कि अगर आप कहिएगा कंपैरेटिव एनालिसिस करना बीएनएसएस सीआरपीसी का तो वो प्रोवाइड हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन से रिलेटेड बात करेंगे। डेफिनेशन में एक एक वर्ड्स जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए से लेके सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के क्लॉज जेड तक जितने भी टर्म्स हैं डेफिनेशन के, वो सारे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, और आप कहिएगा कि इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम के थ्रू अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।